हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एडिटोरियल एनालिसिस में। दोस्तों आज तारीख है 7 जनवरी 2019 और देखिए हम कौन कौन सी आर्टिकल आज इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बता दें कि आप देखो आपको पीडीएफ यहाँ मिल जाएगा, प्लीज़ आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आज बहुत ही बेहतरीन सी कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। शिद्दत से देखे गए सपने अक्सर पूरे होते हैं, तो जो भी आपने सपने देखे हैं दिल लगा कर उसके लिए मेहनत करते रहिए, आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो जो आज का हमने एडिटोरियल लिया है दोस्तों, वो आपको बैंकिंग से रिलेटेड है, तो आप इसको इन सब में कहीं ना कहीं से आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पेपर सामान्य अंदर पेपर 3 में आता है। आपको बता दें कि जिन लोगों को नए नए जुड़े होंगे उनको नहीं पता होगा। देखो आईएएस का पेपर होता है, एक तो प्री का एग्जाम होता है आईएएस में। ठीक है, उसके बाद आईएएस का एक मेंस का एग्जाम होता है। तो प्री आपका जस्ट क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, मेंस में होता है आपके टोटल जीएस के 4 पेपर होते हैं, तो जो चौथा पेपर तीसरा पेपर होता है उससे इसको कोरिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक एसी का पेपर होता है आपका, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसके 2 पेपर होते हैं। टोटल ये 7 पेपर हो जाते हैं, प्लस एक पेपर आपका इंग्लिश क्वालिफाइंग होता है, और एक आप हिंदी ले सकते हो या कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो। 20 मतलब 22 भाषाओं में से कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हो जो हमारे अनुसूची में दी गई है, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये वाला आर्टिकल हम आज लेने वाले हैं। आज इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे, आसान नहीं बैंकों के विलय की गणित। ठीक है, तब ये देखो इसमें क्या क्या कहा गया, क्या नुकसान है क्या फ़ायदे हैं, इसके हम सारे देखेंगे। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर न्यूज़पेपर का जो पेज होता है ना वो ऐड कर दिया करिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, चलो ठीक है मैं पेज ऐड कर दे रहा हूँ। लेकिन देखो इसमें सारे आर्टिकल्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे ना वही डिस्कस करेंगे। देखो 10 चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि 2 ही चीज़ें पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। तो हम एकदम डिटेल से इसको एनालिसिस करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो देखो अब इसमें फंडा क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अब ये भी बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि देखो बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों का विलय करने की बात करेगी। कौन सा? एक देना बैंक और एक विजया बैंक। ठीक है, अब देखो आर्टिकल में लेखक के द्वारा क्या कहता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक और देना बैंक का क्या किया, विलय पर मुहर लगा दी। अब इसमें केंद्र सरकार का क्या मानना है? केंद्र सरकार ये मानता है कि जो एनपीए की गंभीर समस्या है ना, जो बैंक जूझ रहे हैं एनपीए से, उसमें क्या होगा, जो भारतीय बैंक व्यवस्था है ना उसमें उसकी समग्रता से उसको निपटने में क्या होगी, उसमें सहायता मिलेगी उसको। तो इसलिए इन बैंकों का विलय किया गया। अब बात करते हैं देखो तीनों बैंक की। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम तीनों बैंक की बात करें तो देखो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है, सबसे मजबूत है इसमें। बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे मजबूत है। उसके अलावा अगर थोड़ा सा उससे मतलब कम में देखा जाए तो आपका जो विजया बैंक है वो भी ठीक ठाक परफॉर्म करता है। ठीक ठाक परफॉर्म इन द सेंस, इससे तो छोटा है बट ठीक है बैंक, मतलब बहुत ज़्यादा इसका एनपीए भी नहीं है, और इससे जो हालत है बैंक की वो ठीक है। लेकिन बात करें देना बैंक की, तो देना बैंक, इन बैंकों में जो तीनों बैंक का विलय किया जा रहा है, इन बैंकों में देना बैंक सबसे ख़राब है, ख़राब हालत है एक तरह से आप समझ लीजिए। ठीक है, कैसे? अब वो भी हम देख लेते हैं। अगर बात करें एनपीए की, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो आपको एनपीए समझने की जरूरत है। एनपीए क्या होता है? तो एनपीए देखो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। एनपीए का सिंपल सा मतलब होता है कि सपोज करो आपने किसी को लोन दिया 100 रुपये का, आपने बोला कि मेरे को हर महीने 10 रुपये प्लस 1 रुपये ब्याज देते रहना, आपने ये बोल दिया। ठीक है, लोन लेने से हर महीने आप क्या करना, 10 रुपये प्लस 1 रुपये मेरे को ब्याज देते रहना। अब मान लो आपने कह दिया 6 मंथ के लिए, 10 महीने के लिए आपको देना है। ठीक है, आपने कहा 10 महीने मेरा चुका देना। अब उसने क्या किया, आप उसने पहले महीने भी आपको ब्याज और पैसे नहीं दिए, आपका ना मूलधन दिया ना ब्याज दिया। अगले महीने भी आपका मूलधन भी नहीं दिया, ब्याज भी नहीं दिया। ठीक है, ऐसे ही क्या हुआ, तीसरे महीने भी उसने सेम किया, उसने तीसरे महीने भी नहीं दिया। 30 जब 90 डेज हो गए, ठीक है 90 डेज हो गए, तो जब 91 दिन आ जाएगा, 91 डेज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इसने पहले महीने नहीं दिया, दूसरे महीने नहीं दिया, तीसरे महीने नहीं दिया, ना आपको उसमें से ब्याज, मतलब आपका ना मूलधन दे रहा है ना ब्याज दे रहा है। ठीक है, मूलधन मतलब जो आपने पैसे दिए थे 100 रुपीज़, वो जो आपका अमाउंट है वो नहीं दे रहा है, प्लस आपका इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। तब क्या हुआ, 90 डेज बाद जैसा ही 91 दिन होगा, ये एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसी संपत्ति जो परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, ऐसी संपत्ति जिससे आपको कुछ मिल नहीं रहा, कोई लाभ नहीं हो रहा, उसको हम क्या बोलते हैं, गैर निष्पादित परिसंपत्ति, जिसको एनपीए बोलते हैं। ठीक है ना, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आशा करता हूँ आपको एनपीए का कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो इसके आगे भी इसमें बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, 150 डेज पे क्या होता है, 180 डेज पे क्या होता है, बट उसमें हम चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, हमें जो अभी समझना है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो हम उसको ही समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एनपीए की। अगर मैं तीनों बैंकों की बात करूं, ठीक है, इन तीनों अगर बैंकों की देखो मैं बात करूं, तो एनपीए देखो विजया बैंक का कितना है, 4.1 है। विजया बैंक का एनपीए 4.1 है। बैंक ऑफ बड़ौदा का एनपीए देखो 5.4 है। ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा देखो थोड़ा बड़ा है, बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ा है, इसलिए क्या है कि इसका एनपीए थोड़ा सा ज़्यादा है। बट अगर विजया बैंक की बात देखो तो 4.1 है। और बात करें देना बैंक के, देखो इसका एनपीए कितना है, 11.4। अगर मैं हम इनका एवरेज ले तो शायद 5.5 या 5.7 आएगा, मान लेते हैं 5.7 आ रहा है। ठीक है, 5.6 या 5.7 आएगा, इसके आसपास ही आएगा। ठीक है, अगर इनका एवरेज आता है, देखो ओवरऑल जो सरकारी बैंकों का एनपीए है ना, ये लगभग दोस्तों 12 के आसपास है। सरकारी बैंकों का जो एनपीए है ये 12 के आसपास है। मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ, 1 मिनट।
हाँ देखिए, सरकारी बैंकों का जो है वो 12.13 है। देखो आप एग्जैक्टली याद नहीं रखोगे तब भी आप अप्रॉक्स में याद रखोगे कि लगभग 12% के आसपास है। अगर लगभग आपने आगे लगा दिया और 12% लिख दिया तब भी आपको मतलब जो एग्जामिनर है वो समझेगा कि आपने क्या उत्तर सही लिखा है। तो आप देख लो, आप 4.1 देना बैंक का है, 5.4 बैंक ऑफ बड़ौदा है, और देना बैंक का आपका 11.4, विजया बैंक का आपका 4.1 है। अगर इसका एवरेज लेंगे तो 5.7 के आसपास आएगा, जो कि इससे देख रहे हो जस्ट आधा है। मतलब क्या है कि इन बैंकों का अगर हम ओवरऑल देखें, ओवरऑल एनपीए देखें तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं देखो इनके कर्मचारियों की और इनके बैंक की कितनी बड़ी संख्या है। तो अगर हम बात करें देखो सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करें तो लगभग इसमें 56,000 कर्मचारी हैं। विजया बैंक की बात करें तो लगभग इसमें 15,000 कर्मचारी हैं। और आपका इसमें देना बैंक की बात करें तो लगभग इसमें 13,000 कुछ कर्मचारी हैं। तो अगर इन कहा जाता है कि अगर इन तीनों का मर्जर कर दिया जाए तो लगभग 85,000 के आसपास क्या होंगे, इनके कर्मचारी हो जाएंगे। तो एक बड़ा बैंक हो जाएगा। प्लस अब बड़ा बैंक कैसे होगा, बड़ा बैंक मतलब देखो ये तो सार्वजनिक बैंक की बात करेगा, सरकारी बैंक की बात करें तो ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा अगर सरकारी बैंक की बात करें तो। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सरकारी की बात करें तो ये देखो दूसरा बैंक हो जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो ये तीसरा बैंक हो जाएगा। मतलब प्राइवेट और सरकारी दोनों बैंकों को मिला दिया जाए तो ये तीसरा थर्ड रैंक पे आएगा। तो आप ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ICICI दूसरा सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट बैंक में। ठीक है, प्राइवेट बैंक का सबसे नंबर 1 पे है। और अगर ओवरऑल देखें तो सबसे बड़ा कौन सा है, SBI के बाद ICICI आ जाएगा। फिर अभी इसके बाद अगर ये मर्जर हो गया 1 अप्रैल को भी होने वाला है, तो ये इसके बाद क्या होगा, इसके मर्जर के बाद क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी परिसंपत्तियों की। ठीक है, देखो आप अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो लगभग इनकी जो संपत्ति है दोस्तों ये लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा 10 लाख करोड़ के आसपास है। विजया बैंक लगभग 2.8 करोड़, मतलब मान लेते हैं 3 करोड़ के आसपास है। और इसके बाद देना बैंक की बात करें तो ये 1.7, लगभग मान लो ये 2 करोड़ के आसपास है। तो ये कहा जाता है देखो इनको लगभग 15 लाख करोड़ के आसपास क्या हो जाएगी, इसकी संपत्तियाँ हो जाएंगी। तो एक तरह से बहुत ही मतलब बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो बहुत सारे फैक्ट्स और हैं। देखो ये तो हमने देख लिया कि इनके डाटा देख लिया, इसका एनपीए देख लिया, और ये काम कैसे कर रहे हैं। अब देखो बात करें अगर हम, देखो 2 बैंक तो अच्छे हैं, विजया बैंक परफॉर्मेंस अच्छा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन व्हाट अबाउट देना बैंक का तो परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है। अगर इसको हम मर्ज करेंगे इनके ऑफिशियल मतलब इनके ऑफिसेस के साथ, इनके ऑफिशियल्स के साथ, तो ये लोग देखो पहले से काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जाके क्या लोग काम करेंगे ढंग से, ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। हाँ ये है कि मैनेजमेंट अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का हो सकता है सुधर जाए, ठीक है, ये भी एक ही पॉइंट आपके लिए हो जाता है कि हो सकता है ये चीज़ें ठीक ठाक हो जाए। लेकिन जो लेखक है इसमें दोस्तों ये बड़े एग्जाम्पल देते हैं कि जो पिछले चीज़ें हुई ना, जो बात की चीज़ें हुई उनकी भी बातें करते हैं कि जो इसके पहले भी हमने बहुत सारे क्या किए। इसके पहले भी हमने देखो 2008 में मर्जर किया था किसका, बैंक ऑफ सौराष्ट्र और बैंक ऑफ इंदौर का, किसमें किया था, SBI में। ठीक है, SBI में हमने पहले 2008 और 10 में क्या किया था, 2008 में बैंक ऑफ सौराष्ट्र को क्या किया था, इसमें मिला दिया था, मतलब स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को इसमें मर्जर कर दिया गया था SBI में। 2010 में क्या किया गया था, बैंक ऑफ इंदौर था, उसको क्या किया था, उसमें मर्जर कर दिया गया था। तो उससे बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट तो नहीं आया था। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में आपको पता है कि SBI में 5 बैंकों का विलय किया गया, जिसमें महिला बैंक था, वो भी उसका मर्जर कर दिया गया था। ठीक है, तो उससे भी उन्होंने कहा कि देखो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया। जितने भी आपने नाम सुनोगे पहले, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, ये सारे क्या करेंगे एक साथ पूरा मर्ज कर दिया गया किसमें, SBI में। देखो इससे क्या हुआ, SBI एक बड़ा बैंक तो बन गया, ठीक है। लेकिन जो एनपीए की बात थी, एनपीए में देखो कमी नहीं है, एनपीए वैसे का वैसे ही रह गया। तो उन्होंने बोला कि देखो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप विलय करते हो। और देखो बैंक हमारे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, बाकी देशों के साथ भी क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। अगर हम बाकी देशों के साथ कंपेयर करें इसको, तो बाकी देशों से दोस्तों कंपेयर करने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। देखो एक और पॉइंट्स है जो गवर्नमेंट कहती है। गवर्नमेंट ये कहती है कि देखो हम क्या कर रहे हैं, एक मर्जर कर करके ना, जो बैंक छोटे छोटे हैं वो कह रहे हैं कि हम 6 बैंक बनाएंगे, मतलब सीक्वेंस से हम कह रहे हैं 6 बैंक बनाएंगे। रीज़न क्या है, ये कहते हैं देखो बहुत सारे बैंक हमारे क्या होते हैं, डूब जाते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे हाल फिलहाल में बैंक दिवालिया होने के कगार पे हो गए थे, फिर भी गवर्नमेंट ने उनको क्या किया, बचाया। तो ये कहते हैं अगर हमारे कम से कम एटलीस्ट 6 बड़े बैंक हो गए ना, तो क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था को गिरने से ये लोग बचा सकेंगे। लेकिन लेखक इसमें क्रिटिसाइज क्या करते हैं, लेखक क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि अगर आप बाकी देशों को देखो, अगर मैं वो कहते हैं कि अगर आप USA को देखो, तो USA के जो बैंक है उसमें लगभग 8 बैंक 60% क्या करते हैं, शेयर रखते हैं पूरे GDP का। मतलब जितना अगर इंडिया के पास पैसा है उसके 60% बैंक के पास उतना पैसा है। बात करें फ्रांस की, इंग्लैंड की, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 4 ऐसे बैंक रखे हैं, 4 बैंक ऐसे रखे हैं, ठीक है, जिनकी पूरी मतलब जो इंग्लैंड और फ्रांस की GDP है ना, उसका ये 300% है।
मतलब समझ रहे हैं, जितना इंडिया के मतलब जितना इंग्लैंड के पास पैसा है उन बैंकों के पास उसका जस्ट 3 गुना है। ठीक है, 300% मतलब हो गया क्या, 400, मतलब अगर 100 रुपये इनके पास है तो इनके पास कितने हैं, इनके पास बैंकों के पास कितने हैं, 400 रुपये हैं। सिंपल सा लॉजिक ये हो गया, 300% बोला उन्होंने। ठीक है, 300% है, इसका मतलब है कि मतलब इनके पास पूरी जीडीपी के पास अगर 100 रुपये है, पूरी सरकार के पास 100 रुपये है, तो इन बैंकों को मिला, चारों को मिला के कितना है इनके पास, 400 रुपये है। बट इनका लेखक इसमें कहते हैं देखो, हाँ, अगर हम बैंकों को मर्ज भी कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, हम इतना बड़ा जीडीपी अपने जीडीपी से क्या है, जो अपने जीडीपी के बराबर या अपने जीडीपी के 50% से ऊपर भी लाना हमारे लिए क्या है, बहुत ही मुश्किल है। तो ये कंपेयर करते इसमें कहते हैं। बट देखो ये थोड़ा सा अलग ही मतलब इशू हो जाता है, तो आपको ये इतने फैक्ट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए, गवर्नमेंट ये चाहती है क्या, कि बैंकों का मर्ज करके हम देश में कम से कम 6 ऐसे बड़े बैंक बनाएं, जिससे कि क्या हो कि मतलब आगे चल के कोई असफल, मतलब जो हमारी योजना, जब बैंक भी कोई दिवालिया ना हो, प्लस हमारी अर्थव्यवस्था को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, देखो अब इसमें लेखक एक चीज़ और कहते हैं, इसमें एक चीज़ और कही जाती है। देखो एक तो उन्होंने कह दिया नुकसान ना हो, लेकिन आप एक बार अलग चीज़ें ये भी सोचिए कि अगर ये बैंक दिवालिया हो जाते हैं तो देखो अर्थव्यवस्था तो पूरी चरमरा जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा, अभी आपको पता है 2008 की मंदी इसीलिए गोल्डमैन सैक्स नामक कंपनी थी अमेरिका में, दोनों, और लेमन ब्रदर्स, उन दोनों के क्या हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने मतलब दिवालिया हो गए, उन्होंने इतने ज़्यादा लोन बांटे कि वो दिवालिया हो गए। तो देखो बड़ी चीज़ें जब घटती हैं तो जो छोटे छोटे वो भी प्रभावित होते हैं, प्लस जो बड़े लेवल पे चीज़ें होती हैं ना, वो भी प्रभावित होती है। अगर आप छोटा बैंक अगर दिवालिया हो रहा है तो उसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा बैंक दिवालिया हो रहा है तो उसको मैनेज करना क्या है, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। तो ये पॉइंट्स भी हमें याद रखने हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं देखो तकनीक की। आपको पता है कि अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने, मतलब नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया, अभी एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसको फिनाकल बोलते हैं। ठीक है, फिनाकल 7 से इन्होंने अपडेट करके फिनाकल 10 पे ये क्या हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं। अब बात ये कह जाए, देखो बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो सारा चीज़ें अडॉप्ट कर लिए, लेकिन जो ये 2 नए बैंक आएंगे, देना बैंक और आपका विजया बैंक, अब इनको ये सारी चीज़ें क्या पढ़ने की सिखानी पड़ेगी, प्लस इनका मैनेजमेंट चेंज करना पड़ेगा, प्लस इनको सारी चीज़ें सिखानी पड़ेगी। तो ये करें, ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, चलो विजया बैंक तो थोड़ा परफॉर्मिंग अच्छा है, इनके वर्क मतलब स्टाफ अच्छे है, अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट देना बैंक, देना बैंक तो मतलब अभी परफॉर्मेंस इनका अच्छा नहीं है, एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ा पड़ा है, तो इनको सुधारना बहुत ही मुश्किल है। तो देखो लेखक इसमें 2 तरीके से सोचते हैं। एक तो देखो गवर्नमेंट ये सोचती है कि छोटे छोटे बैंकों को मिला के, कुछ खराब कुछ अच्छे मिला के एक बढ़िया सा बैंक बना दिया जाए। दूसरा लेखक का ये सोचना है कि क्यों ना हम अच्छे अच्छे बैंक मिला के एक बढ़िया अच्छा बैंक बनाया जाए, और जो खराब खराब बैंक है उनको एक साइड रखा जाए, कल को क्या किया जाए, एक अलग से मर्ज करके उनको एक खराब बैंक बना दिया जाए, और उनको गुणवत्ता को सुधारने के लिए अलग से काम किया जाए, ऐसा भी कह सकते हो। दूसरा ये कि जितने भी अच्छे अच्छे बैंक है बना के पहले 6 बैंक आप बना लो, अच्छे से अच्छे बड़े 6 बैंक बना लो, उसके अलावा एक 7वां बैंक बनाओ, और जो बाकी अच्छे बैंक बच जाते हैं छोटे छोटे छोटे, और जो थोड़े खराब खराब बैंक है उन सबका मर्जर करके क्या करो, आप एक ऐसा एक बैंक बना सकते हो। ठीक है, अब देखो दूसरी समस्या ये भी है इस स्टाफ की। अब देखो अगर स्टाफ वर्किंग नहीं है, स्टाफ ढंग से काम नहीं कर रहा, तो वो एक समस्या है काम कराना। दूसरा ये कि भ्रष्टाचार बहुत होते हैं। आपको लगता होगा कि बैंकिंग सिस्टम में भ्रष्टाचार नहीं होता, बट बैंकिंग सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के केसेस होते हैं। ठीक है, जैसे एनपीए हो गया, कोई चीज़ एनपीए हो गई, अब वो जाते हैं रिकवरी के लिए, तो अब वो क्या होता है, जो पर्सन ने लोन लिया था, ठीक है, अगर उसने सपोज को 10 लाख का लोन ले रखा है, अब उससे क्या कहेंगे कि 1 लाख रुपए दे दो, बाकी तुम्हारा ऐसे एनपीए रहने दो, बाद में हम लोग सेटलमेंट कर लेंगे। तो उससे लोग 1 लाख रुपए ले लेते हैं। बात करते हैं लोनिंग की, जब कोई लोन लेने आता है तो उसने 10 लाख का लोन करा रहा है, वो उसके बाद डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, कोई भी कुछ नहीं होता, तब भी उसको 1 लाख रुपये अपने लेके बाकी 9 लाख रुपये उसको दे देते हैं, कहते हैं हम आपका लोन पास कर देंगे। तो ऐसे जैसे बहुत सारे भ्रष्टाचार के केसेस होते हैं। आपने सिफी का केस सुना ही था, हाल फिलहाल में हुआ था। ठीक है, कि मतलब अब जो अभी विजय माल्या का केस हुआ, उसके बाद आपको नीरव मोदी का केस हुआ। नीरव मोदी के केस में क्या हुआ था, उन्होंने मैसेज ही नहीं भेजा, उतनी बड़ी रकम क्या की थी, ट्रांसफ़र कर दी थी। तो वो अलग ही है, तो उसको बाद में कभी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो लास्ट में लेखक क्या कहता है कि इस प्रस्ताव में ये लोग कहते हैं कि देखो गुणवत्ता अगर सुधारना है हमें, तो एक तो जो मतलब आपके कर्ज जो फंसे हुए हैं ना, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे ईमानदारी पूर्वक क्या वसूलने की कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरा जो भ्रष्टाचार है उस पर क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा, प्लस कुशल मानव संसाधन को इसमें लगाना पड़ेगा और भर्ती करना पड़ेगा। जो लोग काम नहीं करते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड काम को करना चाहिए। जो लोग काम नहीं करते हैं उनका डिमोशन होना चाहिए, और जो लोग काम करते हैं उनका प्रमोशन होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, एक अच्छे सेक्टर में, एक मतलब इस बैंकिंग सेक्टर में लोग अच्छे से काम करें। देखो अगर ऐसा होता कि अगर आप काम करते हो तो आपको प्रमोशन हो, और काम नहीं करते तो डिमोशन हो, कितना अच्छा है ना, कि आप काम करोगे ठीक तो आपको प्रमोशन मिलेगा, और काम नहीं करोगे तो डिमोशन होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हो, ट्रांसपेरेंस होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, फिर ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है कि आप बॉस से अपने मतलब अलग ही तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं, तो वो चीज़ें नहीं हो। ये सारी प्रोसेस जो होने चाहिए क्या, एक ट्रांसपेरेंट वे में होना चाहिए। ठीक है, तो देखो आपके लिए कोई क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसमें ये बन जाता है कि सार्वजनिक बैंकों का विलय कितना उचित है, क्या इससे सरकारी बैंकों की हालत सुधरेगी। अब देखो सरकारी बैंकों का विलय कितना उचित है,
आपको इसमें लिखना है, देखो आप पॉइंट्स पहले कैसे स्टार्ट करोगे। देखो जो क्वेश्चन पूछा है बस आपको उत्तर वही लिखना है। आपको भले ही दुनिया भर की चीज़ें आती हो, लेकिन आपको याद रखना है कि जब आपको क्वेश्चन से भड़कना नहीं है। देखो उत्तर जितने भी लिखे जाते हैं सब अच्छे होते हैं, बट वही होता है कि उत्तर वो नहीं लिखा जाता जो क्वेश्चन का होता है। आप उत्तर किसी और क्वेश्चन का लिख देते हैं, बस इतना ही अंतर हो जाता है। उत्तर सारे लोग लिखते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं समझ पाता है तो उत्तर किसी और चीज़ की लिख देता है जो शायद उसमें पूछा नहीं गया था। ठीक है, तो आपको देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सार्वजनिक बैंकों का विलय कितना उचित है। तो देखो सार्वजनिक बैंकों के बारे में बताओगे आप। अगर इसमें बैंक का अगर हाल फिलहाल में अगर ऐसे अभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, अगर मेंस होता है, तो आप बताओगे कि अभी हाल फिलहाल में किन बैंकों का विलय हुआ, उनकी आप चर्चा करोगे। ठीक है, आप देखो उनका एनपीए अगर आपको याद है कि एनपीए इतना इतना है, तो आप एनपीए लिख दोगे कितना एनपीए है, और देखो इससे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा और सरकार का क्या मानना है आप ये बताओगे। ठीक है, ये तो देखो आपने बता दिया कि सरकार का क्या क्या मानना है, सरकार क्या चाहती है। इसके बाद क्या इससे सरकारी बैंकों की हालत सुधरेगी, तो देखो आप ये कह सकते हो कि जो नॉन परफॉर्मिंग वाले बैंक हैं, ठीक है, उनकी हालत सुधरने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो लोग सुधर भी सकते हैं। ठीक है, और दूसरी से बात करें जो अच्छे बैंक हैं उनकी हालत और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि बैंकों से क्या होगा, एक बड़ा बैंक बन जाएगा। ठीक है, उनके जो स्टाफ वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा क्या उन्हें कम रखने पड़ेंगे, मैनेजमेंट कम हो जाएगा। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि सपोज करो 1 किलोमीटर पर यहाँ पे विजया बैंक है, 1 किलोमीटर बाद देना बैंक है, और 1 किलोमीटर बाद आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो अब तीनों मर्ज हो जाएगा, तो इसमें 2 बैंक के लोग हटा के बीच में ही क्या करेंगे, एक बड़ा बैंक बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे कर्मचारी जो यहाँ पे काम कर रहे थे यहीं पे शिफ्ट कर दो, यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो एक ही ब्रांच हो जाएगा, तो मैनेजमेंट एक जगह करना पड़ेगा, लागत कम हो जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, रिक्रूटमेंट कम हो जाएगी, तो इससे रोजगार के साधन भी कम होंगे। बट वो आप नेगेटिव चीज़ें जब लिखेंगे तो इसमें दिखाएंगे। ये तो हो गया गवर्नमेंट की पहल। अब आप इसमें देखो 2 तरह से क्रिटिसाइज करोगे अपने कंक्लूजन को। पहले क्रिटिसाइज ये करोगे, देखो अच्छी चीज़ें गिनाओगे, ठीक है, कुछ खराब चीज़ें भी गिनाओगे, जिससे इससे रोजगार का जॉब क्या होंगी, कम होंगी। प्लस जो बैड बैंक है, बैड बैंक इन द सेंस जो मतलब बैंकों के एनपीएस ज़्यादा है, उनके अगर विलय से क्या होता है, अच्छे बैंक में अगर विलय करते हो तो क्या होता है, अच्छे बैंक में क्या होता है, इससे प्रभावित हो जाते हैं। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि अच्छे अच्छे बैंकों को क्या करना चाहिए, इसमें विलय करने की कोशिश करनी चाहिए। देखो अब अच्छे से सुझाव, अब लास्ट में आप कंक्लूजन नहीं लिखना है आपने कि देखो सार्वजनिक बैंकों का विलय अच्छा है, नो डाउटली, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि सार्वजनिक बैंकों के विलय में अच्छे बैंकों को हमें जिनका एनपीए बढ़िया है, एनपीए बढ़िया इन द सेंस एनपीए कम है, उनको क्या करना चाहिए, इसमें शामिल करना चाहिए। और इनको सम्मिलित करके एक बड़ा बैंक बनाने के जो गवर्नमेंट की पहले मतलब कि 6 समय क्या करना है, अच्छे गवर्नमेंट मतलब अच्छे क्या बनना, बैंक बनाना है, तो उसके लिए एक बढ़िया ही पहल है, इसको पूरा भी करना चाहिए। दूसरा इसमें आप लास्ट में एक कंक्लूजन ये भी दोगे कि जो देखो जो खराब बैंक है ना, तो जैसे हम 6 बड़े बैंक बना लेते हैं, उसके बाद जो कुछ छोटे छोटे अच्छे बैंक रह जाते हैं, कुछ खराब बैंक है, उनको मर्ज करके उनकी अर्थव्यवस्था को इनके हाथों में देना चाहिए। मतलब ये लोग क्या करें, गार्जियन की तरह काम करें, उनको मॉनिटर करके उसको सुधारने की काम करें। ठीक है, तो ऐसे आप सुझाव दे सकते हो, जिससे क्या हो, जितने भी हमारे जो बैंक परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे उनकी हालत सुधार सकते हैं। दूसरा इसमें आप कहोगे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होना चाहिए, जिससे टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, बायोमेट्रिक हो सिस्टम हो, आप कितना काम करो, कितना परफॉर्मेंस दे रहा है, हर पर्सन का डाटा होना चाहिए। और परफॉर्मेंस बेस्ड क्या होना चाहिए, लोगों को ट्रांसफर होना चाहिए कि आपने इतना अच्छा काम किया तो आपको प्रमोशन जल्दी मिल सकता है। टाइम बाउंडेड के बजाय, देखो एक तो सरकारी जॉब में सबसे दिक्कत यही है कि टाइम बाउंडेड प्रमोशन होता है। टाइम बाउंडेड प्रमोशन होके मतलब 5 साल बाद आपका ये प्रमोशन होकर बनोगे, 3 साल बाद ये बनोगे, 10 साल बाद ये बनोगे। अगर ये टाइम बाउंडेड ना हो, ठीक है, मतलब टाइम बाउंडेड को अगर वेटेज दिया तो 20% दिया जाए, बाकी उसके परफॉर्मेंस दिया जाए, ऐसा आप कह सकते हो। ऐसा भी नहीं पूरी तरह कह दो कि उसमें देखो भ्रष्टाचार के केसेस होने लगेंगे, तो आप ऐसे कह सकते हो कि देखो 20% या 50% आप टाइम को समय दो, कितने समय के बाद आपका होना चाहिए। दूसरा है कि अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया हो रहा है, अगर बहुत परफॉर्मेंस अच्छा है, तो आपको प्रमोशन थोड़ा जल्दी दे देना चाहिए। तो ऐसे अगर काम करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, बैंकों की तो हालत सुधर जाएगी इससे। प्लस जो हम एक बड़ा बैंक बनाने के कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं कि जैसे बाकी देशों के भी बड़े बड़े बैंक हैं, वैसे हम क्या करते हैं, इंडिया में भी एक बहुत ही मतलब बड़े लेवल पे बड़े बैंक बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर आप उत्तर लिखते हो तो आपको उत्तर बहुत ही बढ़िया बना जाएगा। ठीक है, तो एक ही आर्टिकल दोस्तों मैंने बहुत ही बढ़िया इसमें ऐड किया था। उससे आगे बढ़ते हैं। तो द हिंदू में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बट मुझे जो काम का लगा ये आपका इसमें लगा। ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल का। अब प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, बस इसको मैंने समझाने के लिए इंक्लूड किया। ठीक है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने हिंदी में इसको टाइप नहीं किया और लिखा भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको मतलब इसको पूरे डिटेल में इसका मटेरियल जो है वहाँ प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा अभी। तो ठीक है, इसको हम कल परसों फिर से एक बार ऐड कर दूंगा, जिससे कि हम पूरा डिटेल में आपको हिंदी में दे पाऊँ। ठीक है, क्योंकि मैं खुद ही नहीं चाहता कि आप इंग्लिश करो, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स करके दोनों खिचड़ी नहीं पकाना चाहता। क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करोगे ना, आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आंसर राइटिंग में। देखो प्री तो निकाल लोगे इंग्लिश में पढ़ के, इंग्लिश हिंदी पढ़ के आप प्री निकाल सकते हो नो डाउटली, लेकिन मेंस में आप जब उत्तर लिखना चालू करोगे ना तो आपके हाथ रुक जाया करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो उत्तर में आप जब अगर आपने सिलेबस अपना हिंदी मीडियम रखा है, अगर आपने मीडियम अपना हिंदी रखा है, तो आपको आंसर हिंदी में लिखना है। आप देवनागरी में इंग्लिश को नहीं लिख सकते, आप याद रखिएगा। देवनागरी में आप 1-2 वर्ड लिख सकते हो। ठीक है, अगर गवर्नेंस लिखना तो हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में आप गवर्नेंस लिख दीजिए नो डाउटली, लेकिन आप हर जगह गवर्नेंस नहीं लिख सकते, आपको सुशासन लिखना पड़ेगा। तो आप ये याद रखना है कि आपको देखो
आप इंग्लिश पढ़िए, लेकिन आपको अपने लैंग्वेज को इंग्लिश नहीं बनाना है। तो मैं यही चाहता हूँ कि इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्या करूँ, हिंदी में प्रोवाइड करूँ। ठीक है। अब प्राइवेट मेंबर बिल की बात करेगी, तो प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? आपको पता है कि हमारे संसद के तीन मेंबर होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है लोकसभा, देखो 2019 में इलेक्शन होने वाला है, जिसका हम इलेक्शन लोग को चूज करके आते हैं। दूसरा होता है राज्यसभा आपका होता है दोस्तों, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इनकी सीटें कितनी हैं? 250, इनकी 552। ठीक है। अब इधर एक और पर्सन होता है प्रेसिडेंट। बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं कि संसद का ये मेंबर होता है, लेकिन संसद का मेंबर होता है। क्यों? क्योंकि जो फाइनली बिल को एक्ट बनाया जाता है, अधिनियम बनाया जाता है, तो ये दोनों सदनों से पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर साइन करता है। तो ये तो हो गए। ठीक है। अब देखो बिल वगैरह कौन लाता है? जिसको जो सरकार बनती है ना, जो सरकार बनती है वही लाती है। प्लस उस सरकार में क्या होता है कि कुछ मंत्री बनाए जाते हैं, कुछ मंत्रालय बनाए जाते हैं, उसके कुछ मंत्री होते हैं। वो मंत्री लोग ही अपने अपने विभाग के हिसाब से क्या करते हैं, बिल लाते हैं। इसके अलावा सपोज करो बहुत सारे होंगे, जैसे अगर बीजेपी की बात करें, अगर 552 है, अगर 552 में से अभी तो 545 के आसपास, 543 के आसपास है। ठीक है। अगर इसमें बात करें हम इस 543 मेंबर में से, ठीक है, लगभग 80 के आसपास, कितना 80-81 आपके क्या है, आपका मिनिस्टर्स है, कैबिनेट मंत्री है, मिनिस्टर्स हैं। इन 80-81 जो लोग हैं मिनिस्टर है, जैसे आपको बात करें तो रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण है, ये बिल ले जाएंगी तो ये प्राइवेट बिल नहीं होगा, आप याद रखिए। क्योंकि ये वहाँ उसमें क्या है, आप यहाँ के जो आपके इसका जो कैबिनेट है उसके मेंबर है। ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि ये मंत्री हैं। देखो मंत्री लोग जितने भी लाएंगे वो क्या होगा, आपका प्राइवेट मेंबर बिल नहीं होगा। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी लाए, आपका वित्त मंत्री जी लाए, ठीक है, ये लोग लाएंगे तो ये क्या होगा, ये बिल कहलाएगा। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, इन 80 के अलावा जो इसमें रह गए ना, बाकी कुछ 400 कुछ रह जाएंगे। ठीक है। 463 के आसपास जो रह जाएंगे, अगर ये लोग जो बिल लाते हैं, मतलब ये लोग भी कहे कि यार मेरे पास एक आइडिया है, इस बिल को हम लाते हैं, तो अगर वो मसौदा तैयार करके लाते हैं। अब देखो अपोजिशन का पर्सन भी ला सकता है। अपोजिशन मतलब विपक्षी दल। जैसे अगर बात करें अभी हाल फिलहाल में, तो बीजेपी गवर्नमेंट है, तो कांग्रेस के कोई मेंबर है वो भी बिल ला सकता है, और बीजेपी का भी कोई मेंबर है तो वो भी ला सकता है। उसको हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। वो लाएगा, प्रस्तुत करेगा। ठीक है। नॉर्मली पास नहीं होता है, या फिर अगर गवर्नमेंट को समझ में आता है तो गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट कर लेती है और अपने मंत्रालय को भेज देती है, जिस मंत्रालय से वो रिलेटेड होता है उस मंत्रालय को भेजती है। मंत्रालय अपने हिसाब से उसको ड्राफ्ट करके फिर से भेजता है। देखो इसमें रीजन क्या होता है, अगर प्राइवेट मेंबर बिल आ गया तो पास करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो अपनी गवर्नमेंट का ही है तब तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कि यार बताओ, हमारे कैबिनेट के लोग 82 बिल नहीं ला रहे हैं, अपोजिशन के लोग ला रहे हैं, या हमारा प्राइवेट मेंबर ला रहा है ऐसे बिल, तो ये उनके थोड़ा साख सीजन के लिए भी थोड़ा ठीक नहीं होता। दूसरा ये कि अगर प्राइवेट मेंबर बिल लाता है कोई अपोजिशन का पर्सन, तो ये मान लिया जाता है कि देखो उसने क्या किया, बिल को पास करा लिया, इसका मतलब क्या है कि हम मेजोरिटी में नहीं है। ठीक है। अगर कोई अपोजिशन आपका बिल पास नहीं करा सकता, आप एक बार दोस्तों ऐसे सोच के देखिए कि ठीक है, अगर आपके पास मान लो सेंट्रल में 100 सीटें हैं, मान लेता हूँ मैं संसद में 100 सीटें हैं, इसमें आपके पास 70 है, अपोजिशन के पास 30 है। ठीक है। ये पर्सन जो प्राइवेट मेंबर बिल लाया, इसने लोकसभा में प्रस्तुत किया और बिल पास हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसमें से भी तो लोग अब पास होने के लिए कितना चाहिए, मान लेते हैं 50% चाहिए। ठीक है। अब 51 लोगों ने समर्थन दिया, तो इसके पास तो 30 ही थे, तो इसमें से भी 21 लोगों ने दिया होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास 79 लोग बचे, तो इसका मतलब ये हो गया सिंपल सा कि मेजोरिटी अपनी ख़त्म कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि इतने लोगों ने इनके पक्ष में वोट दे दिया। अब आप लोग ये भी कर सकते हो सकता है इसने बिल अच्छा लाया। अगर इसने बिल अच्छा लाया तो क्या करना पड़ेगा, ये जो गवर्नमेंट चला रही है, जिस सत्ता में है, इसको क्या करना पड़ेगा, ये 70 वाली गवर्नमेंट है, ये क्या करेगी, इस बिल को अडॉप्ट कर लेगी। अडॉप्ट करने के बाद अपने हिसाब से इसको संसद में प्रस्तुत करती है। ठीक है। तो मेरे को प्राइवेट मेंबर बिल समझाना था, इसलिए मैंने ये चीज़ें दोस्तों ऐड की थी। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है। तो देखो मैप देखा करिए दोस्तों, मैं इसीलिए कहता हूँ डेली कुछ ना कुछ देखा करिए। चाबहार पोर्ट देख लेते कहाँ पे है, तो चाबहार पोर्ट देखो ईरान में किसने बनाया, भारत ने बनाया। और ग्वादर कहाँ पे, पाकिस्तान में। ये सीपेक जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बोलते हैं, और इसको चाइना ने डेवलप किया है। ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये सब्सक्राइब बटन है यहाँ पे प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ बेल आइकन है, यहाँ पे आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर हाई लिख के भेज सकते हैं। जब भी कोई PDF वगैरह कुछ भी आएगा, डॉक्यूमेंट आएगा, तो मैं आपको यहाँ पे भेज दिया करूँगा। ठीक है। तो खुश रहिए, लोगों पर प्यार बांटते रहिए। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।